A very good afternoon to all the students. Myself Dr. Shweta Katyal, Assistant Professor from Department of Botany, SBN Government PG College, बरवानी। आज मैं जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कार्बोहाइड्रेट के बेसिक्स। ये MSc थर्ड सेम के सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट का एक पार्ट है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो मैंने अपलोड किए है यहाँ पर, इसमें रूटीन लाइफ के सारे फूड दिख रहे होंगे। ये फूड प्रोडक्ट्स केवल कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स नहीं, ये हमें भरपूर एनर्जी और कैलोरीज भी देते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स माना जाता है। जब हम इस टॉपिक को सीख लेंगे तो कुछ चीज़ों के बारे में भी जानने लगेंगे। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके बाद हम उसके विभिन्न प्रकार भी जानेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर को डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी जानने लगेंगे। कार्बोहाइड्रेट को मैंने यहाँ कहीं सैकेराइड और शुगर लिखा हुआ है। इससे प्रूफ होता है कि कार्बोहाइड्रेट के ही अल्टरनेट नेम सैकेराइड भी हैं और शुगर भी है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंटेंट्स दिखाई देंगे। कंटेंट्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद उसका अक्रेंस और फंक्शन कि वो कार्य कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। वर्गीकृत करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। जब वर्गीकरण किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं, जिसमें मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स सभी आएंगे और हम एक एक करके उन सभी को पढ़ेंगे। और आखिरी में आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जब ये सारे कंटेंट्स हम फुलफिल कर लेंगे तो एंड में हम इसको समराइज भी करेंगे, जिससे कि हमारा एक क्विक रिकैप हो जाएगा। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन मीन्स कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो पुराने जमाने में, अर्लियर टाइम में, कार्बोहाइड्रेट्स को कहा गया कि ये एक कॉम्बिनेशन है कार्ब, ओ और हाइड्रेट का, मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तीन मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसकी परिभाषा में लिखा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देख सकते हैं CnH2O होल N, मीन्स एक मॉलिक्यूल कार्बन का है तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और फिर से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। रेशियो बन गया 1:2:1। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात की जाए तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। 1:1 का रेशियो चल रहा है। बट जब हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो हमें C12 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11, जबकि हाइड्रोजन 24 होने चाहिए थे और ऑक्सीजन 12 होने चाहिए। यहाँ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो नहीं हो पाया, इसीलिए इस डेफिनेशन को नकार दिया गया। तो फिर दूसरी डेफिनेशन जो आज भी फॉलो की जाती है वो आई। उसको हमने क्या डेफिनेशन में बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। टिपिकल वर्ड लग रहा है। पॉली मीन्स मल्टीपल, बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ लगे हों और उसमें साथ में एक एल्डिहाइडिक या एक कीटोनिक ग्रुप भी लगा हो। आप देख सकते हैं नीचे मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया है, एक एल्डिहाइडिक का है और एक कीटोनिक ग्रुप का है। एल्डिहाइड के लिए हमने ग्लूकोज लिया है जिसमें 6 कार्बन, सबसे ऊपर पहले नंबर पे एक एल्डिहाइडिक और बाकी के सभी कार्बन के साथ लगे हुए हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसीलिए हमने इसे कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। उसी का दूसरा एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में सेकंड पोजीशन पे आपको कीटोनिक ग्रुप दिखेगा और रिमेनिंग प्लेस पर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल, तो ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक का एग्जाम्पल है। तो ये डेफिनेशन सभी को फॉलो होने लगी, सभी कार्बोहाइड्रेट को फॉलो हुई, इसीलिए ये डेफिनेशन, ये परिभाषा मान्य करेंगे और आज भी हम इसी परिभाषा को मानते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा तो हो गई, अब हम देखते हैं कि इसका रोल क्या है, इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले आता है कि यही बायोमॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पृथ्वी का बायोमॉलिक्यूल है। 4 बायोमॉलिक्यूल्स हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड। लेकिन उन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हमने इसे मोस्ट एबंडेंट क्लास बोला है।
पौधे, ग्रीन प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं फूड बनाने के लिए, और फोटोसिंथेटिक के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, जो फूड बनता है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए ये एक प्रोडक्ट भी है ग्रीन प्लांट्स का। इसको सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन में ये सैकरम नाम है और उसी से इसका नाम लिया गया है। सैकरम का मीनिंग होता है शुगर, इसीलिए हम इसको स्वीटिंग टेस्ट भी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी का ये स्टोर हाउस भी है और इसी के एग्जाम्पल ग्लूकोज हैं, स्टार्च है और ग्लाइकोजन भी है। इसके अलावा पौधे में और कुछ जंतुओं में, कुछ एनिमल्स में ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को भी सपोर्ट करता है और इसके एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे? सेलुलोज और काइटिन। हमने अभी बात की थी बायोमोलिक्यूल्स की, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने न्यूक्लिक एसिड भी बोला था। तो न्यूक्लिक एसिड के जो सोर्स हैं, जैसे डीएनए है या आरएनए है, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3 मॉलिक्यूल से बनता है। शुगर होनी चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए और बेसिस होनी चाहिए। तो जो शुगर की बात आई है तो उसमें शुगर कौन सी फॉलो होती है? राइबोस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी है। यहाँ तक हमने इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है। थोड़ा और डीप चलते हैं। लास्ट पार्ट रहता है वो है सेल बायोलॉजी में इसका रोल। जब एक सेल दूसरी सेल के साथ बॉन्ड बनाती है तो बॉन्ड बनाने के लिए उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है और रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मार्कर यूज होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये सभी कार्य कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पूर्ण हो रहे हैं। अब वर्गीकरण डिस्कस कर लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट जब वर्गीकृत किया जाता है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि पहला सबसे इसका प्रकार है मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल यूनिट, अकेला एक शुगर मॉलिक्यूल। इसीलिए क्योंकि ये अकेला एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में। दूसरा प्रकार होता है ओलिगोसैकेराइड, जो ये कहता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा शुगर यूनिट जुड़े हुई हैं, लेकिन लिमिटेड कितनी? केवल 2 से 9 तक शुगर यूनिट्स आपस में कंबाइंड रहती हैं, जिनको हम तोड़ भी सकते हैं। और तीसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स बहुत सारे, जहां पर 10 से लेकर हजारों मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग रहती है, उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब मोनोसैकेराइड को भी फिर से वर्गीकृत किया गया। इसके भी 2 प्रकार देखे गए। एक है कार्बन एटम के आधार पर, जिसमें जितने कार्बन वैसा ही नाम। 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, और ऐसे ही नाम जितने कार्बन उतने ही हम नाम देते चले जाते हैं। दूसरा आधार है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। परिभाषा में भी हमने पढ़ा था कि इसके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक है तो एल्डोज बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हम ग्लूकोज आते हैं, और कीटोज है तो कीटोज ग्रुप, इसका एक एग्जाम्पल हमने फ्रुक्टोज पढ़ा था। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आते हैं। ओलिगोसैकेराइड को जब वर्गीकृत किया गया तो इसके 2 प्रकार क्या हैं? जैसे डाइसैकेराइड, जिसमें 2 शुगर यूनिट हैं, सुक्रोज और लैक्टोज हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 है तो ट्राइसैकेराइड कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल रैफिनोज है। और इसी तरह से 4 टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ये चलते जाते हैं। अब बात आती है पॉलीसैकेराइड, जिसमें मल्टीपल हैं, हजारों हैं। तो इसको जब वर्गीकृत किया जाता है तो इसके एक प्रकार है होमोसैकेराइड और दूसरा प्रकार है हीट्रोसैकेराइड। होमो यानी एक जैसा। एक जैसे जब बहुत सारे शुगर यूनिट्स जैसे ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाते जाएंगे तो उसे हम होमोसैकेराइड बोलने लगते हैं। और अगर इसी जगह ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज या अलग अलग शुगर यूनिट जुड़ते जाएंगे तो उसे हम हीट्रो बोलने लगते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। होमो में हमने इन्युलिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च को लिया, और हीट्रो में हमने हेपेरिन या हाइलोरोनिक एसिड। केवल यही इसके उदाहरण नहीं है, आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे ही बुक्स में या नेट पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके अब हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रकार हमारा मोनोसैकेराइड था,
तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। सिंपलेस्ट शुगर कहलाता है क्योंकि इससे छोटी कोई और शुगर यूनिट होती नहीं है। ये हमारे रूटीन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखते हैं कैसे है। सबसे पहला आप देख सकते हैं, मैंने ग्लास में लेमन वाटर रखा हुआ है। लेमन वाटर में अगर शुगर ना हो तो उसका शायद टेस्ट उतना अच्छा ना लगे, बट अगर हम उसमें शुगर डाल दें तो एनर्जी तो देगा ही, साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो एक रोल ये भी है कि हम इसको डेली लाइफ के रूटीन में कई सारे लिक्विड में उपयोग करते हैं। दूसरा, सूप में, मीसो सूप आपने सुना ही होगा। सूप जब हम पीते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें स्वीट टेस्ट आता है। वो क्यों आएगा? शुगर की वजह से। तो एक एग्जाम्पल, एक रोल ये भी है हमारे डाइट में। तीसरा आता है ब्रेड, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड ईस्ट के द्वारा बनता है, और ईस्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, मोनोसैकेराइड्स का सोर्स। तो ये भी हमारे डाइट का एक एग्जाम्पल कहलाता है। नेक्स्ट आता है लिकर। लिकर ग्रेन से, सीरियल से, मॉलिशेस से, इन सब से बनता है, और ये सभी फर्मेंट होकर लिकर देते हैं। तो जो भी चीजें जिसके द्वारा ये बन रहा है वो क्या है? मोनोसैकेराइड्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कमर्शियल लेवल पर भी बहुत यूजफुल है। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी जैम्स के बारे में, जेलीज के बारे में। केवल इनको बनाने के लिए ही नहीं, इनके प्रिजर्वेशन में भी मोनोसैकेराइड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारे लिए सोर्सेस हैं कि मोनोसैकेराइड्स के क्या क्या रोल हमारे रूटीन लाइफ में हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं इनके फीचर्स के बारे में। मोनोसैकेराइड को समझने के लिए हमें कुछ इसके आइसोमर्स भी समझने होंगे। जैसे सबसे पहला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर कहता है सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और अगर हमने जैसे यहाँ पर एक शुगर लिया, ये क्या है? डी ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब हमने जब इसको मिरर में रखा, मिरर के सामने रखा, तो हमें कैसा दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा कि जिस तरफ हाइड्रोक्सिल है उसके जस्ट अपोजिट साइड में अब वो दिखने लगेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। जब इस तरह के एक ही जैसा स्ट्रक्चर सिर्फ लेफ्ट और राइट के आधार पर अलग अलग हो जाता है, तो हम जो राइट साइड में अगर हाइड्रोक्सिल ज्यादा है तो उसे हम डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो एल ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो एनेंशियोमर्स क्या हुए? डी और एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। केवल ग्लूकोज ही नहीं, कोई भी आइसोमर, कोई भी मॉलिक्यूल जब डी एंड एल फॉर्म में जब होगा, हम उसे एनेंशियोमर के नाम से जानेंगे। दूसरा आइसोमर आता है एपीमर। एपीमर क्या कहता है कि जब क्लोजली रिलेटेड शुगर और उसमें केवल एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंजेस आए। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने सेंटर में बनाया है डी ग्लूकोज। अब तो आप लोग डी और एल को डिफ्रेंशिएट करना जान ही गए हैं। और अगर मैंने इसकी सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बदल दिया, अभी तक हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में था। अगर आप देखें तो मैंने जो मैनोज में एग्जांपल दिया है उसमें अब आपको वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। सिर्फ एक ही पोजीशन पर चेंज हुआ है, लेकिन इससे इसकी आइसोमेरिक फॉर्म तो बदल गया, स्ट्रक्चर तो बदल गया, और अब इसे हम ग्लूकोज ना कहकर मैनोज से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ही एक और एपीमर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जो थर्ड आपको डायग्राम दिख रहा है, इस पोजीशन में हमने जो कि ग्लूकोज का अगर हम कंपेयर करें तो फोर्थ पोजीशन पर फिर से हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन के जगह पर अदला बदली हो गई है। इस कंडीशन को, इस नए शुगर मॉलिक्यूल को हम गैलेक्टोज के नाम से जानते हैं। तो अब इस पोजीशन पर हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज तीनों ही एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ये तीनों में ही किसी भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंजेस आ गए हैं। ये सभी एपीमर्स कहलाएंगे। और लास्ट होगा आपके लिए एनोमर्स। एनोमर क्या कहता है?
इसको भी हम अभी देख लेते हैं। पर उसके साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि कैसे ये ओपन चेन फॉर्मूला ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमने एक ओपन चेन फॉर्मूला देख लिया। आप देख रहे हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक कार्बन ग्रुप लगे हैं। सभी पर पहली पोजीशन को छोड़कर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन लगा है। इसके बाद हमने क्या देखा कि 5th पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पर जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, तो एल्डिहाइडिक कार्बन पर 5th पोजीशन का हाइड्रोजन जाता है और वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या आपको देखेगा, आपको क्या 90 डिग्री रोटेशन भी होगा और इसके साथ साथ फर्स्ट और 5th के बीच में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाएगी और ये एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ओपन चेन फॉर्मूला साइक्लिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट और 5th कार्बन के आपस में बॉन्डिंग के द्वारा। रिजल्ट में वाटर निकल चुका है। अब यही जो स्ट्रक्चर है आपका साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है, इसमें 2 फॉर्म आपको दिखाई दे सकते हैं। एक कहलाता है अल्फा और दूसरा कहलाता है बीटा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो अल्फा वाला है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे दिख रहा है। लेकिन जो नीचे वाला है जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन के ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ऊपर लगा है और हाइड्रोजन नीचे लगा है। इस कंडीशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिले उसको हम आपस में एनोमर्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमने 3 टाइप्स के आइसोमर्स पढ़ लिए, एनोमर्स पढ़ा, एनेंशियोमर्स पढ़ा और एपीमर्स पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट जानने के लिए ये तीनों आइसोमर्स आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जो कि हम बहुत देर से डिस्कस भी कर रहे हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें 6 कार्बन रिंग क्लियर है। अब ये अल्फा है या बीटा ये आप देखिए और आप पहचानिए, इसका आंसर आप ही लोग खोजेंगे। इसका रोल हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल माना गया है क्योंकि ये एनर्जी का मेन सोर्स है। ये ब्लड और ब्रेन दोनों को ही क्रॉस कर सकता है और इसी वजह से ये हमारे ब्रेन को नरिश करता है। इसलिए जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है हम सबसे पहले ग्लूकोज ही चूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड का आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नाम से ही है फ्रूट शुगर कहलाता है ये, और ये कीटोनिक शुगर का एक एग्जाम्पल भी है। क्योंकि फ्रूट शुगर बोला है तो नेचुरल है ये फ्रूट्स में या रूट वेजिटेबल और हनी में पाया जाता है और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर का एग्जाम्पल माना गया है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफी कुछ मैच करता हुआ है। ये भी एक आइसोमर का ही एग्जाम्पल है। आप बताएंगे कि इसको हम किस आइसोमेरिक एग्जाम्पल में कंसिडर करें। गैलेक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, बट ये तभी हम कह सकते हैं जब ये ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना लेगा तब हम इसको लैक्टोज के नाम से जानते हैं और उसी कंडीशन में हम इसे मिल्क शुगर के नाम से पहचानने लगते हैं। अगली स्लाइड जो आपको दिख रही है वो है हमारा अगला प्रकार सैकेराइड का, जिसका मतलब है डाइसैकेराइड। डाई मीन्स दो मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाएं और उनके बीच में से डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर सुक्रोज, जिसे आप टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर मीन्स जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में टेबल पर आपको अवेलेबल होती है, दिखाई देती है, जिसे आप कोई भी चीज को मीठा बनाने में उपयोग करते हैं। कैसे बनता है अब हम ये भी देख लेते हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाए और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो जब निकलेगा दोनों तो उसको बन जाएगा वाटर
और जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका होगा, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, उसके फलस्वरूप हमें जो नया डाइसैकेराइड मिलकर तैयार होता है उसे कहते हैं सुक्रोज। ऐसा ही कुछ और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि एक मैंने उदाहरण लिया है माल्टोज का। माल्टोज मोस्टली किसमें मिलता है? सीरियल्स में, ग्रेन्स में यही शुगर पाई जाती है। ये कैसे बनता है? बॉन्डिंग तो इसमें भी वही है, वाटर को हटना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनना है, बट देखना ये है कि किस किस शुगर यूनिट के बीच में बनना है। आप देखिए माल्टोज हमेशा 2 ग्लूकोज के बीच में बनता है, जबकि सुक्रोज हमने कहा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बनता है। और एक और एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया जिसका नाम रखा है लैक्टोज। अभी कुछ देर पहले ही ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। इसमें बॉन्डिंग होती है ग्लूकोज के साथ साथ गैलेक्टोज की। तो आज भी बॉन्डिंग वही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, लेकिन शुगर यूनिट यहाँ भी बदल गई, एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज। तो ये एग्जाम्पल आपके डाइसैकेराइड के अंदर आते हैं। कुछ फीचर्स डाइसैकेराइड के भी पढ़ लिए जाएं। जैसे इसमें अभी हमने क्या देखा कि कोई भी 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े और उनके बीच में डिहाइड्रेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है? एसिटल ग्रुप बन जाता है, जिसको हम कहने लगते हैं कि अब हमें शुगर के फॉर्म में डाइसैकेराइड मिल गया है। बॉन्ड जिसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, ग्लाइकोसिडिक, इस बॉन्ड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट में इसी बॉन्ड का पूरी तरह से कार्य रहता है। जब भी शुगर यूनिट्स कोई भी आपस में जुड़ेंगी, बॉन्ड हमेशा ग्लाइकोसिडिक ही कहलाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको और दिए हैं। थोड़ी देर पहले ही लास्ट स्लाइड में सुक्रोज तो मैंने आपको बताया ही था, जो कि फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट भी कहलाता है और टेबल शुगर भी कहलाता है। लैक्टोज जिसे मिल्क शुगर बोला गया था, एनिमल का सोर्स यही कहलाता है। बॉन्डिंग किस किस कार्बन के बीच में होती है ये हमें जरूर, मैंने आपसे कहा था, याद रखेंगे। फर्स्ट और फोर्थ, ग्लूकोज का फर्स्ट और गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन। ट्रिहेलोज जो कि इंसेक्ट में, कीड़े मकोड़ों के शुगर के लिए माना जाता है, उसमें आपको 1 और 1 के बीच में बॉन्डिंग दिखेगी। और इसी तरह से आपको इसमें और एग्जाम्पल जो मेंशन किए हैं दिखाई दे रहे होंगे। कहीं फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्डिंग है, कहीं फर्स्ट और फर्स्ट के है, तो कहीं फर्स्ट एंड सिक्स्थ के बीच में है। उनके रोल, उनका कार्य क्या है, ये भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ हमने मोनो भी पढ़ लिया और डाई भी पढ़ लिया। अब चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। तो अब ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये कार्बोहाइड्रेट है जो फूड में पाया जाता है। वर्गीकृत अगर हम इसको करें तो ये 2 प्रकार में है। पहले को हमने नाम दिया है होमोपॉलीसैकेराइड। इसका क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही मैंने बताया था, होमो का मतलब होता है एक जैसी, सिंगल टाइप की ही बहुत सारी जब मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में अटैच हो जाएं तो उसको हम कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। जस्ट इसका अपोजिट हीट्रोपॉलीसैकेराइड। हीट्रो क्या कहता है? विभिन्न प्रकार की डिफरेंट शुगर यूनिट्स अगर अटैच हो जाएंगी तो उस कंडीशन में हम इसको हीट्रोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड फिर से वर्गीकृत करते हैं, फिर से इसे हम 2 प्रकार में बोलेंगे। एक कि शुगर यूनिट तो है लेकिन सीधी चेन में अटैच है, बॉन्डिंग हो रही है लेकिन सीधी लाइन में बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम अनब्रांच्ड बोलेंगे। लेकिन अगर यही बॉन्डिंग सीधे ना होकर अलग अलग पोजीशन पे होने लगे कार्बन पे, तो हम उसे ब्रांच में कैटेगराइज करेंगे। और ब्रांच के एग्जाम्पल स्टार्च और ग्लाइकोजन है। तो अनब्रांच में हम सेलुलोज और काइटिन, ये क्या होंगे? अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड। उसी तरह से ब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कुछ ऐसा ही वर्गीकृत हीट्रोपॉलीसैकेराइड में किया गया है। उसमें भी एक अनब्रांच्ड तो दूसरा ब्रांच्ड है।
अनब्रांच्ड में इसमें भी सीधी ही चेन आपको दिखाई देगी शुगर यूनिट की, बट यहाँ पर शुगर यूनिट एक जैसी नहीं होती। कहीं ग्लूकोज है तो हो सकता है उसके बाद आपको फ्रुक्टोज मिल जाए, शायद गैलेक्टोज मिल जाए, और इसी तरह से बदल बदल कर अलग अलग शुगर यूनिट आपको अटैच होती हुई दिखाई देंगी। जैसा कि बताया, इसमें अनब्रांच्ड में कुछ एग्जाम्पल इसमें भी होंगे, जैसे एग्रोज या ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। अगर अनब्रांच्ड है तो ब्रांच भी होगा। ब्रांच का मतलब उसमें भी चेन्स होंगी, पर शुगर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूं कि होमो मीन्स एक जैसी शुगर यूनिट और हीट्रो मीन्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के शुगर यूनिट्स आपस में अटैच होंगी। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रांच्ड के। पेप्टाइडोग्लाइकन ब्रांच्ड का ही एक एग्जाम्पल कहलाता है। ये तो हमने सिर्फ वर्गीकृत पढ़ लिया। अब हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। इसको भी हमने दो प्रकार से बोला क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दो प्रकार से, दो यूनिट से मिलकर बना है। एक होता है एमाइलोपेक्टिन और एक होता है एमाइलोज। आप देखिए, एमाइलोपेक्टिन में हमें क्या दिख रहा है कि चेन ना होकर ब्रांचेस बनी हुई हैं। कुछ साइड में निकल रही हैं शुगर यूनिट, कुछ ऊपर निकल रही हैं, कुछ सीधी भी जा रही हैं। तो एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच दिखाई देगी, बट एमाइलोज क्या कहता है, लीनियर होगी, बिल्कुल सीधी चेन चलती चली जा रही है। शुगर यूनिट्स अटैच तो हैं बहुत सारी, लेकिन सीधे लाइन में चल रही हैं, लीनियर है। और थोड़ा इसके गहराई में जाकर हम जब देखेंगे तो एमाइलोपेक्टिन को जब हमने और खोल के देखा तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। आप देखिए, बॉन्डिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड कौन कौन से बन रहे हैं। एमाइलोपेक्टिन में क्योंकि ब्रांच है तो एक तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और इसके साथ साथ जहां जहां ब्रांचेस निकली होंगी वहां पर 1,6 होगा। ध्यान दीजिए, 1,6 है। सीधी अगर चेन बन रही है तो 1,4 है, और अगर ब्रांचेस बन रही हैं तो 1,6 है। यही अंतर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में आपको देखने को मिलेगा। एमाइलोज को भी जब हमने और गहराई से देखा तो हमें कैसा दिखाई दिया उनकी बॉन्डिंग। इसमें क्योंकि सीधा ही चेन गया है, इसीलिए सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिला। तो ये सबसे बड़ा अंतर एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज का ही है। एग्जाम में भी स्टार्च का स्ट्रक्चर कई बार आ जाता है, इसीलिए आप बॉन्डिंग को और इसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान रखें। जैसा स्ट्रक्चर आपको स्टार्च में देखने को मिलेगा, सिमिलरली वैसा ही स्ट्रक्चर आपको ग्लाइकोजन में भी देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में स्टार्च ना पूछकर ग्लाइकोजन भी पूछ लिया जाए तो हम वहां भी ये सेम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड भी फिनिश हो गया। तो इस तरह से हमने पहला वर्गीकरण, जिसमें हमने मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड थे, तीनों पढ़ लिए हैं। अब हमारा आता है लास्ट पार्ट, एक और तरीका वर्गीकृत करने का शुगर को उनके रिडक्शन के बेस पर। तो उसके आधार पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहती है कि जब कोई भी शुगर यूनिट फेरिक आयन या क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखे, तो इस कंडीशन में हमने उस शुगर को रिड्यूसिंग शुगर में कैटेगराइज किया। इसके एग्जाम्पल जितने भी मोनोएसेकेराइड्स हैं सभी रिड्यूसिंग शुगर रहते हैं, लेकिन डाइसेकेराइड, अगर हम सुक्रोज और ट्रिहलोज को हटा दें तब तो हम रिड्यूसिंग में मान सकते हैं, अदरवाइज सुक्रोज और ट्रिहलोज हमेशा से नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कहलाते हैं। कारण इनके पास एनोमेरिक कार्बन होता है जो हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में बिजी रहता है। अब जब उसके पास फ्री कार्बन ही नहीं है तो वो रिड्यूस कैसे होगा। इसीलिए हमने नॉन रिड्यूसिंग में हमेशा सुक्रोज और ट्रिहलोज को रखा है, जो कि फेरिक या क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस नहीं कर पाते। तो कार्बोहाइड्रेट के बेसिक हमने यही सभी जान लिए। अब क्विक रिकैप हो जाए। हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि सिंपल शुगर, जिसको हमने मोनो या डाइसेकेराइड से बोला है, ये आपको एग्जाम्पल पिक्चर दिख रही है सिंपल की, मतलब मोनोसेकेराइड्स की, और एक पिक्चर
डाइसैकेराइड की बनती है। तो ये तो हो गए सिंपलेस्ट शुगर, जो कि हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी के अपोजिट दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर, जटिल वाला, जैसे पॉलीसैकेराइड, जिसमें क्या है, बहुत लंबी सी चेन बनी हुई है, जिसमें सीधी भी चेन आपको देखने को मिली थी और ब्रांच भी मिली थी। क्योंकि ये इतनी लंबी चेन है तो आसानी से तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाती है, और अगर होती भी है तो पार्शियल लेवल पे, थोड़ा थोड़ा, तो बहुत लंबा टाइम ले लेती है एब्जॉर्ब होने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हम सिंपल शुगर को प्रेफर करते हैं, ग्लूकोज या सुक्रोज को पहले चांस देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बॉडी में जाएगी इजीली बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके एनर्जी दे सकती है। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा, जैसा अभी मैंने बताया, एनर्जी और कैलोरीज तो दे ही रही है, और ये इसके सोर्सेस क्या हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, ग्रेन्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क है जैसे। साथ में सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, कारण क्योंकि उनके पास एनोमेरिक कार्बन होता है। तो यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी जानकारी आपके साथ शेयर कर सकती थी मैंने यहाँ तक की है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप अगर ध्यान से पढ़ें तो आपके एग्जाम में जरूर ये सभी हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप इनको फॉलो करें। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ पढ़ना चाहें तो इन बिब्लियोग्राफी को, इन बुक्स को या पेपर्स को आप जरूर रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फ्री हैं, मुझसे कभी भी आकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।